नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने सुनी होगी पीएम मोदी की स्पीच जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर दी और उसमें उन्होंने क्या-क्या बातें करी। कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ ले जाने के बारे में कहा और जो 5 प्रण उन्होंने बताए उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है डेवलपिंग से। तो ये कैसे होगा इसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप बताया, 5 प्रण बताया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कमाल की बात ये हुई कि पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ नहीं किया, हैंड रिटन नोट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने कहा कि हमें जो है भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसमें हम फिलहाल अभी कहाँ पर खड़े हैं, इस वक़्त हमारी परिस्थिति क्या है? तो इंडिया को एज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है क्लासिफाइड किया गया था जब जिस वक़्त ब्रिटिश रूल था और इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में। लेकिन पिछले 70 सालों में जो जीडीपी है भारत की, वो उस वक़्त 2.7 लाख करोड़ की थी, लेकिन अब ये 150 लाख करोड़ की हो गई है, तो इतना बड़ा जंप आया है। और इंडिया जो है वो छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2.7 ट्रिलियन का जो नंबर है वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और हम बहुत बातें करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें जल्दी से जल्दी बनाना है, अचीव करना है 2022 तक। और शायद कहीं न कहीं ये हो भी जाता 2022 या 2023 तक अगर कोविड की वजह से जो 2 साल बर्बाद हुए, ब्रेक लगा, जो लॉकडाउन लगा, अगर नहीं हुआ होता तो शायद हम काफ़ी नज़दीक होते अपने उस टारगेट के। बहरहाल हम आगे इसको टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है अपने भारत पर, अपने देश के लोगों पर। और जब ये 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी बन चुका है हमारा जो भारत है, लेकिन अभी भी ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी डेवलपिंग नेशन है और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट होगा वो 7% के आसपास रहेगा। फिस्कल करंट फिस्कल ईयर जो एंड होगा मार्च 2023 में, जो फास्टेस्ट अमंग है मेजर इकोनॉमीज, जितनी भी दुनिया में इकोनॉमिक्स कंट्रीज हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट बताया जा रहा है कि भारत की ग्रोथ रहेगी। जो वर्ल्ड बैंक है उसने करंटली कैटेगराइज किया है इंडिया को एज अ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के अंदर, जिसका मतलब कि ये है कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम अगर पर कैपिटा इनकम हम निकालें तो वो 1000 से लेके सवा 4000 डॉलर के बीच है। और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे हो गया, उसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो 13,000 डॉलर या उससे भी ज़्यादा है, कहीं 20,000 डॉलर है, 50,000 डॉलर है। नॉर्मली एक कंट्री को डेवलप्ड नेशन का उस पे स्टेज पे पहुंचने के लिए कम से कम 20,000 डॉलर का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो जो रोड है डेवलप्ड इंडिया का, वो मतलब कैसा होगा, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं? तो अभी सबसे पहले जो फिक्स करने की जरूरत है एज अ डेवलप्ड कंट्री, वो एक कैरेक्टराइज्ड है इंडिया का जिसमें कि रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एक और जनरल स्टैंडर्ड लिविंग हो, हायर हायर पर कैपिटा इनकम हो, और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था वो हाई हो, जिसमें इंक्लूड होती हैं कुछ चीज़ें जैसे कि एजुकेशन, लिटरेसी और हेल्थ। और एक सिग्निफिकेंट जो मेजर अगर हम करें नेचर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी का इन पर कैपिटा इनकम, तो कंट्री जो जिन कंट्रीज में हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे जीडीपी जो हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा होती है अगर कंपैरेटिवली डेवलपिंग नेशंस के। तो एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, उसके हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है वो $2200 के आसपास है। 2277.4 एग्जैक्ट अगर कहें 2021 का जो था। इन कंपैरिजन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जैसे चाइना, यूएसए, यूके, तो वो 12,000 $12,500 से लेके $70,000 और $50,000 के आसपास है। अब इंडिया में और एक इशू और है जो डीप रूटेड है इन इक्वालिटी का। तो समानता नहीं होना, कहीं जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, या ये ऊंची जात नीची जात, इस तरह का आपने सुना होगा गांव वगैरह में। शहरों में तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो विलेजेस एरिया है वहां पर अभी भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है पिछले कई दशकों से। और उसकी वजह से एक काफी बड़ा रूम बन जाता है जहां पे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है उसकी वजह से। और इंडिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, हालांकि वो बड़ा है, 18.3 था 1951 में, लेकिन 2018 में जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके हिसाब से 74.4% हो गया है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स टिल 2018। और जो मेल लिटरेसी रेट है, जो पुरुषों का लिटरेसी रेट है, वो 82.4% हो गया है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो अभी भी 65.8% पे है। महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, आपको पता होगा कि भाई इसकी तो शादी हो जाएगी, इसने तो घर संभालना है, क्या करेगी ज़्यादा पढ़ लिख कर, इस तरह की मानसिकता छोटे शहरों में और गाँव में अभी भी है। और कम एज में शादियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से
जो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो कम है। और ये भी एक रीज़न होता है एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी का। जेंडर इनइक्वालिटी तो अभी भी आपको पता ही है, कई छोटे शहरों में और गाँव में अभी भी होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग जो हैं उनकी परसेंटेज अगर वर्ल्ड में हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड का 25% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी अशिक्षित है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। पिछले 75 इयर्स में काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी एक काफ़ी बड़ा लार्ज रूम जो ग्रोथ का है वो बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से चला आ रहा है वो मतलब वही पुरानी किताबों और मतलब एक तरीके से रट्टू तोता बनाना बच्चों को कि बस जो किताबों में लिखा है वो आप पढ़ो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल्स कोई भी डेवलप नहीं की जाती स्कूल लेवल पे। स्किल नहीं सिखाई जाती कोई भी, या कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हो पाएँ, उनको कुछ सीख पाएँ, कुछ अलग कर पाएँ। भई आप किताबें पढ़ के या रट्टू तोता बन के आप कितना एजुकेट हो जाओगे जो किताबों में लिखा है। ठीक है, किताबें आपकी नॉलेज को बढ़ाती हैं, लेकिन साथ में आपको कोई ना कोई स्किल भी ज़रूरी होती है। और पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो स्टडीज़ जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गनाइज़ेशन है उन्होंने ये बताया है कि जो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, मतलब वो रोज़गार के लायक ही नहीं है। वो बस मतलब एक मशीन की तरह, जैसे एक मूवी में डायलॉग था ना कि यहाँ पर मतलब रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही। तो वो पढ़े जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी स्किल नहीं है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिसकी वज़ह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगर देखें तो 80% ग्रेजुएट्स इंजीनियर हैं। और रिफॉर्म्स जो हैं वो धीरे-धीरे आ रहे हैं, अंडरटेकन हैं काफ़ी। उनके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है, जो न्यू अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें ये माना जा रहा है कि एमिंग टू अचीव 100% लिटरेसी उसके द्वारा होगी अगले 10 सालों में और कंट्री में। लेकिन अभी भी जब 10 सालों में का आप लक्ष्य रखते हैं तो एक बहुत लंबा लक्ष्य हो जाता है उसको, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 100% शिक्षित करना। और भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ और 40,000 कॉलेज हैं पूरे भारत में। और इंडिया पूरी दुनिया का मतलब वन ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी दुनिया का भारत में है। लेकिन फिर भी जो अफोर्डेबल शिक्षा है वो उसका अफोर्डेबल हायर एजुकेशन जो है कि मतलब एक अच्छी आपको हायर एजुकेशन मिल सके, उसकी एक्सेस अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसे पूरी कंट्री में इजीली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाकर लोगों तक पहुंचाना। तो उसके लिए अभी भी काम करना हमें काफ़ी बाकी है। 2020 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके बेसिस पे जो ऑल इंडिया सर्वे कंडक्ट किया गया 2017-18, इसमें ये पाया गया कि 10.6% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 15 साल से कम उम्र की है। और उन्होंने सक्सेसफुली अपनी ग्रेजुएट एंड हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ ग्रेजुएट डिग्री। तो एज्ड अबव 15, सॉरी, जो 15 साल से ऊपर हैं 10.5% से ज़्यादा, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर ली है। और जो ये प्रोपोर्शन है वो कम हो गया है 5.7% इन रूरल इंडिया एंड टू 8.3% अमंग वुमेन। और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ वो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले मतलब लोगों के मुकाबले अब 70 साल की लगभग एक एवरेज एज है लोगों की। 2015 और 2019 के पीरियड में जो ये सर्वे किया गया, लैगिंग बिहाइंड द ग्लोबल एवरेज ओवर 45 ईयर पीरियड, इंडिया हैड एडेड अबाउट 20 इयर्स, मतलब 20 साल और जुड़ गए। जो पहले 45 से 50 के बीच में थी वो उस 70 तक पहुंच गई। और within this large variation can be found in rural and urban areas, showcasing a need to provide an affordable and much more preserved healthcare system. India seeks to become a developed country in the next 25 years. तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट, तो इन पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है फ़िलहाल। अगर हम अगले 25 सालों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो। उसके बाद और क्या-क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि भई हमें ज़रूरत है रिसर्च एंड इनोवेशन करने की और उसमें जो चैलेंजेज़ हैं उनको ओवरकम करने की। अब चैलेंजेज़ क्या है? सबसे बड़ा आप ये ग्राफ देख रहे हैं इस स्लाइड पे कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट अपनी जो आर-एन-डी रिसर्च के लिए जो इनका जो बजट है, वो 1% से भी कम है जीडीपी का। और अभी जो 2022-23 का जो साल था उसमें जो बजट एलोकेट किया गया वो 0.41% था जीडीपी का। तो आप सोचिए 1% भी अगर आप अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगा रहे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है एक बहुत मतलब कोई इनोवेट कर देंगे, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ या रिसर्च आज निकल के सामने आ जाएगी जब फंड्स ही नहीं होंगे, बजट ही नहीं मिलेगा। तो
वो चीज़ कैसे हो सकती है? वो आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ग्राफ कितना लगातार नीचे जा रहा है, मतलब 2008 में कहाँ था आर जीडीपी का बजट जो एलोकेशन होता था आर-एन-डी के लिए, और अब कहाँ पे है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भई जो ड्रीम है डिजिटल इंडिया का वो गो थ्रू इंडियाज़ विलेजेस, क्योंकि विलेजेस तक अभी तक इंटरनेट की पहुँच जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है, और ये बात सही है कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे गाँव हैं, उनका बहुत, क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी आबादी जो है गाँव में और छोटे शहरों में रहती है, जहाँ पर इंटरनेट का पहुँचना ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी यूपीआई सर्विसेज़ हैं, इंटरनेट सर्विसेज़ हैं, सोशल मीडिया जो सर्विसेज़ होती हैं, उनका लाभ उठा पाएँ और उससे रोज़गार भी जनरेट हो, और उनको ईज़ी, मतलब उनका लाइफ़स्टाइल भी ईज़ी हो जाए थोड़ा, जो उनको कैश लेन-देन करना पड़ता है, फिर बैंक में पैसा जमा कराना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरनेट से, मतलब आपके लिए आसानी हो सकती है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने 5G ऑक्शन किया। अब इस 5G ऑक्शन के ज़रिए 1.5 लाख करोड़ का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है गवर्नमेंट के पास आया है, और इसमें काफ़ी सारे जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, वोडाफ़ोन, जियो, एयरटेल और अडानी ने भी इसमें, अडानी इंडस्ट्रीज़ ने भी इसमें जो है बोली लगाई थी, स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो आने वाले समय में ये तो बात कंफर्म है कि जब 5G आ जाएगा, 5G की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इंटरनेट काफ़ी उन लोगों तक, उन एरियाज़ तक भी पहुँच जाएगा जहाँ पर एक्सेसिबल अभी नहीं था, ख़ास तौर पर गाँव गाँव देहात में। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा एनर्जी सेक्टर में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो, आप देखेंगे जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है ऑयल परचेज़ करने में। तो उसको रोकने के लिए हमारे को अल्टरनेट उस पे एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा, चाहे आप बैटरी यूज़ करें या कुछ कुछ भी यूज़ करें, चाहे आपको ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी एक्सेप्ट। और इसके बिना ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारी राह में, आप समझ लीजिए कि आत्मनिर्भर बनने में। ये आप देखेंगे आर्टिकल, इंडिया सेल्फ रिलायंस एम्बिशन इन एनर्जी सेक्टर फेसेस राइजिंग इंपोर्ट हर्डल। तो इंपोर्ट जब तक कम नहीं होगा, तब तक हमारे को आत्मनिर्भर बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो वैसे तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसने भारत को विश ना किया हो, चाहे वो फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, इसराइल हो, या इस्लामिक कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज हो, सबने विश किया है। और खास तौर पर जो बाइडेन की तरफ से एक बयान आया कि इन्होंने कहा कि भाई इंडिया की और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही जरूरी है, वाइटल है ग्लोबल पीस के लिए, इकोनॉमी के लिए। ये इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, क्योंकि इनको भी पता है। अब आपको पता ही होगा कि ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। जब इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था, तो मोस्टली कंट्रीज डर रही थी कि भाई इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई भी सैंक्शन नहीं लगा पाई यूएस की गवर्नमेंट, और लगाया नहीं, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फ्रांस से, रशिया से इन्होंने काफ़ी, फ्रांस से जो, मतलब फाइटर जेट्स वगैरह परचेज किए, तो भी रशिया से भी फाइटर जेट्स परचेज किए। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि भाई इनके ऊपर जो है सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। अब बात करते हैं, चलिए यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि पीएम मोदी ने जो भी चीज़ें कही, उनका अगर हम प्रैक्टिकल देखें, मतलब सच्चाई उनकी देखें, तो कितने सारा जो 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 बातें हैं कितने पानी में है, मतलब हम के आत्मनिर्भर बनना और जीडीपी बढ़ाना, डेवलप्ड कंट्री कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि इनके जो 5 प्रण हैं, नारी, इन्होंने जो 5 प्रण बताए वो क्या क्या थे। तो नारी शक्ति, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके बारे में इन्होंने कहा, तो इसके बारे में अब बात करते हैं कि जो 5 मेजर हाइलाइट्स थी पीएम मोदी की स्पीच की, वो थे इनके 5 प्रण। अब वो 5 प्रण क्या-क्या थे, इन्होंने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें बताया कि एक तो द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया थर्ड प्रण। तो मतलब कहने का ये है कि आपको बड़े गोल लेके चलने होंगे, बड़ा सोचना होगा, और जो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए आपको बड़े-बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, और छोटी सोच को आपको साइड में रखना पड़ेगा कि भई मैं नहीं कर सकता। इंडिया के यूथ से स्पेशली इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी। उसके बाद दूसरा जो था, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट एंड स्लेवरी, गुलामी। तो अब आपको ये सब पता ही होगा कि भाई अंग्रेजों ने 200 साल से ज़्यादा हमारे ऊपर जो है राज किया था। तो अगर हम इस माइंडसेट में रहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन करा था, हम तो गुलाम रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको उस मेंटालिटी से ओवरकम करना होगा, और ऐसा कोई भी थॉट अपने माइंड में नहीं रखना कि हम गुलामी गुलामी हमने की थी या हम गुलाम हैं किसी के। वो कॉलोनियल माइंडसेट जो है उसको हमें बिल्कुल ख़त्म करना होगा। उसके बाद टेक प्राइड इन इंडियन रूट्स, कि भई आप अपना जो भारत की जो
कहते हैं ना संस्कृति है, विरासत है, उसमें आपको मतलब गर्व करना होगा। आप शर्माइए मत कि हम भारतीय हैं। पहले लोग जैसे ट्रीट करते थे अंग्रेज़ जिस तरीके से भारतीयों को, तो बहुत से लोग बोलने में हिचकिचाते थे। लेकिन आप अपने इतिहास पर कि आपने इतने हज़ार साल से आप सर्वाइव करते आ रहे हैं। भारत भारत इतना महान देश है। कितने लोग यहाँ से बहुत कुछ अंग्रेज़ यहाँ से कितना कुछ लूट कर ले गए, कितना सीख के ले गए। वो उन्होंने यहाँ पर आकर जब यहाँ की बुक्स का और यहाँ की सारी जो लिटरेचर था उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने कितना ज़्यादा अपने आप को उससे डेवलप्ड बनाने में अपने आप को हेल्प मिली उनको। तो आप अपने आप में प्राइड लीजिए, उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं कीजिए। चौथा प्रण जो था वो यूनिटी। अब आप देख ही रहे हैं कि आजकल देश में कैसा माहौल है ना? धर्म के, जाति के आधार पर लोगों को बाँटा जा रहा है, एक धर्म को लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है। तो अगर हम इस सोच के साथ रहेंगे कि नहीं भई मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमको मिल के रहना है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मिल के रहेंगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अलग-अलग हो गए ना, कमज़ोरी आ गई, आपके विचार एक दूसरे से विचारों का मतभेद होने लगा और एक दूसरे से ही अगर हम लड़ने लगे, तो बहुत आसान होता है दूसरे देशों के लिए हम पर राज करना। अंग्रेज़ों ने यही किया था, जो हम यूनिटी में रह रहे थे, उन्होंने यही फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। तो इसलिए हमें यूनिटी बना के रखनी है। और उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन, कि भैया आप अपने कर्म को अपना धर्म समझिए, अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखिए, अपने काम से बेईमानी मत कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारा ये जो इतना बड़ा जो ड्रीम है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। जो 5 रिज़ॉल्व्स ये हैं अगले 25 साल के लिए, वो तभी हो पाएगा। उसके बाद आगे इन्होंने बात की, बहुत बड़ा प्रहार किया, उससे काफ़ी मतलब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो गया, काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हो गई कि भई जिन्होंने लूटा है, उनको वापस करना पड़ेगा। अब इनका ये स्टेटमेंट था उन लोगों के लिए जो करप्शन करते हैं। करप्शन और परिवारवाद मतलब नेपोटिज्म जो चलता है उसको लेकर इन्होंने काफ़ी मतलब लोगों से अपना कहने की कोशिश करी। डायरेक्टली तो किसी पार्टी का या किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली लोग समझ ही गए। तो इन्होंने कहा कि अगर ये एक जो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर ये मतलब इफ देयर आर करोड्स ऑफ प्रॉब्लम देयर आर करोड्स ऑफ सॉल्यूशन, तो करोड़ प्रॉब्लम है तो करोड़ सॉल्यूशन भी है। और जब 130 करोड़ लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो पूरा देश जो है वो 130 करोड़ स्टेप आगे बढ़ता है। इन्होंने कहा कि आइडेंट जो करप्शन है और नेपोटिज्म है, ये दो सबसे की इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। और करप्शन धीरे धीरे देश को खोखला कर रहा है दीमक की तरह, और द नेशन विल हैव टू फाइट इट, ने मतलब देश को इससे लड़ना पड़ेगा। ये हमारे पास अंतिम मौका है, हम अंतिम चरण में हैं भ्रष्टाचार के और नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई में। अगर अभी चूक गए तो आगे बहुत मुश्किल होगी। और इन्होंने दूसरा जो ईवल कहा वो नेपोटिज्म को कहा कि भाई हमारे पास बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि टैलेंट को ओवरकम कर लेता है नेपोटिज्म। तो इन्होंने कहा कि टैलेंट के बेस पे जो है न्यू इंडिया आगे बढ़ना चाहिए। और हर इंस्टीट्यूट को मतलब क्लीन करने के लिए, इस मानसिकता से शिफ्ट करने के लिए नेपोटिज्म डायनेस्टी जो होती है, हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हर सिटीजन को जो डिजर्व करता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड नारी शक्ति, के जो रोल है महिलाओं का, वुमेन का इंडिया की प्रोग्रेस में, वो एक मेजर एलिमेंट है और उसको इन्होंने एड्रेस किया इन एन इमोशनल अपील नोटेड दैट रिस्पेक्ट। एक काफी भावुक हो गए बोलते वक्त और इन्होंने लोगों से अपील की कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। वी डू नथिंग दैट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इस बात का ध्यान रखिए कि हम अपने बातों में या अपने हरकतों में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे महिलाओं का सम्मान कम हो। अ डिस्टॉर्शन हैज crept in our conduct and we at times insult women, he said, and asked, can we take a pledge to get rid of this from our behavior and values? He said emphasis on gender equality and highlighted increased women participation, nari shakti in all walks of life। तो महिलाओं का सम्मान तो देखिए हर मंच पर, हर जगह, हर वक्त, हर समय होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत ले लीजिएगा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप गलत को गलत ना बोलें। गलत को गलत बोलना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक रिस्पेक्ट देना किसी को, वो एक अलग चीज़ है। तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम कई बार जो बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी बार ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज होती है जो मेनली वुमेन्स को टारगेट करती है। तो कोशिश करें कि कम से कम अ, बोलने से पहले सोचें ताकि आपके मुँह से ऐसे शब्द ना निकलें। और हर जगह इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अगर महिलाएँ नहीं होंगी तो बिना महिलाओं के किसी पुरुष का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक पुरुष को एक महिला ही जन्म देती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी स्पीच दी और इंडिया को एज़ अ एस्पिरेशनल सोसाइटी इन्होंने बोला कि भई इंडिया जो है हेल्ड द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इंडिया एज़ एन एस्पिरेशनल सोसाइटी
नथिंग दैट द नेशन इज द मदर ऑफ, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इंडिया को पूरी दुनिया में, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमारी जो नेशन है हैज प्रूव्ड दैट वी हैव एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर डाइवर्सिटी एंड द कॉमन थ्रेड ऑफ पेट्रोटिज्म मेक इंडिया अनशेकेबल। कि भाई हमारी जो विविध, जो कहते हैं ना भारत विविधताओं का देश है, विविधता में ही एकता है, तो वो एक खूबसूरती है, एक डाइवर्सिटी है, और उसको कोई भी हिला नहीं सकता। मोदी ने, इन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो माँ है डेमोक्रेसी की, जो लोकतंत्र की पूरी दुनिया में। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सच सोसाइटी इज एन एसेट। इस तरह की सोसाइटी जो एक एसेट होती है। पीपल ऑफ इंडिया पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, दे वांट क्विक पेस, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और दे आल्सो वांट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट, और उसमें योगदान भी देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो सक्सेस है इन एडमिनिस्ट्रेटिंग 200 करोड़ जो कोविड वैक्सीन डोज लगे, पूरे 200 करोड़, तो वो भी उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि इस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू इंडल्ज इन डिबेट्स एंड वाज पजल्ड ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू वैक्सीन्स। लेकिन काफी लोगों ने इस पे ऐतराज जताया था और शक किया था कि पता नहीं ये नई वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत सारे देशों में यहाँ से सप्लाई भी हुई और उन वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट रहा। तो इस चीज़ को भी इन्होंने मेंशन किया। और नेशन फर्स्ट अप्रोच को इन्होंने कहा कि आप सबसे ऊपर रखें, राष्ट्र सर्वोपरि सर्वदा, अगर मैं हिंदी में या संस्कृत लैंग्वेज में बात करूं। और इन्होंने ये रिक्वेस्ट की यूथ से कि आप अपने 25 वर्ष जो हैं वो राष्ट्र के, देश के डेवलपमेंट के लिए दें। हम सब मिलकर इस के डेवलपमेंट के लिए और इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए हम काम करेंगे, और यही हमारी ताकत है, यही भारत की ताकत है, इन्होंने ये कहा। और जब तक 100वां साल भारत मनाए अपने इंडिपेंडेंस का, हमें अपने विजन पर लगातार काम करते रहना है, उसको पूरा होने तक। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सपना देखा था, हमें वो सच करना है। और ये थी एक अपडेटेड वीडियो पूरी पीएम मोदी की जो स्पीच थी उसके बारे में, एक कवर वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।